नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। आज की इस क्लास में हम टॉपिक करेंगे CCE यानी कि कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक ये है। सबसे पहले समझते हैं CCE होता क्या है। ठीक है, देखो इसमें दो शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि सतत एवं व्यापक। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम बच्चे को जब उसका मूल्यांकन होता है स्कूल के अंदर तो ऐसा नहीं है एक ही बार होगा साल में, नहीं, वो कंटिन्यूस होगा। ठीक है, मतलब कि रेगुलर बेसिस पे होता रहेगा। ठीक है, मंथ में 2-4 महीने में एक बार। ठीक है, फिर इसी तरीके से और भी इसके हैं, मतलब कंटिन्यूस मतलब चल रहा है, वो एक बार साल में नहीं हो रहा है या 2 बार नहीं हो रहा है, वो चल रहा है। ठीक है, एक साल का सेशन होता है पूरा, तो वो थ्रू आउट द ईयर थोड़े थोड़े टाइम बाद हो रहा है कंटिन्यूस। और कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि व्यापक का मतलब है हम यहाँ पे एक ही पहलू से नहीं कर रहे हैं, हर पहलू से कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये पढ़ाई तक सीमित रह जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ पढ़ाई तक यानी स्कॉलास्टिक तक सीमित नहीं रहेगा, ये उसके अलावा खेल, कला, व्यवहार, रुचि, सोचने की क्षमता, मतलब कि को स्कॉलास्टिक एरियाज तक भी रहेगा कि बच्चा आर्ट में कैसा है, स्पोर्ट्स में कैसा है, उसमें टैलेंट क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है, वो कितने अच्छे से सोच पाता है, उसका एप्टीट्यूड क्या है। ये सब चीजें देखी जाएंगी और उस हिसाब से हम बच्चे का इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि 100 नंबर दे दिए, 100 में से बच्चे मतलब पेपर दिया 100 नंबर का, बच्चा जो 50 लाया तो उस 50 दे दिए उसको, कोई बच्चा जो 99 लाया तो 99 दे दिए। नहीं हो सकता है ये 50 लाने वाला जो बच्चा है ये स्पोर्ट्स में अच्छा हो। ठीक है, समझ रहे हो, क्या पता यही कल को जाके विराट कोहली बन जाए। और जो 99 ला रहा है हो सकता है वो एक जॉब ही करता रह जाए पूरी लाइफ। अचीवमेंट इसकी बड़ी हो गई ना। ये स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, ये पढ़ाई में अच्छा था पर पढ़ाई में टैलेंटेड नहीं था, इसका टैलेंट यूनिक था। समझ रहे हो चीजें। तो इसलिए हर पहलू से बच्चा बाहर आए, इसलिए कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन आया। सिर्फ पढ़ाई 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 ही ना हो, उसके साथ बाकी चीजें भी हो। और पढ़ाई में भी आप एक ही बार मूल्यांकन ना लो बच्चे का। जैसे मुझे याद है मेरे टाइम पे क्या होता था, साल में एक बार एग्जाम होता था, उसमें 100 में से नंबर लाने होते थे हमें, 40 वाला पास होता था, फिर आगे आपकी मर्जी है 70-80 कितने लाना चाहो। अब उस टाइम पे अगर किसी बच्चे की तबीयत खराब हो गई वो, लेकिन वो पढ़ने में अच्छा है, तो उसका तो पूरा साल गया, पूरे साल उसने जो पढ़ा वो अच्छे से परफॉर्म ही नहीं कर पाया उस टाइम पे। तो समझ रहे हो, इसलिए कंटिन्यूस इवैल्यूएशन हो रहा है। इतना सारा सिलेबस बच्चे एक ही बार में याद रखें फिर टेस्ट दे रहे हैं, नहीं, बल्कि थोड़ा पढ़ाया टेस्ट लिया, थोड़ा पढ़ाया टेस्ट लिया, कुछ इस तरीके का कंटिन्यूस मूल्यांकन ये है। ठीक है, अभी आगे इसके बारे में और समझेंगे। देखो CCE कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि सतत एवं व्यापक। ठीक है, इसके अंदर दो हैं। ठीक है, फॉर्मेटिव है और सबमिटिव है, इतना ही समझना, लर्निंग को हटा दो, दो ही डालने, एक फॉर्मेटिव और दूसरा सबमिटिव। ठीक है, फॉर्मेटिव को हिंदी मतलब शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं FA और सबमिटिव असेसमेंट को SA। ये 40% मतलब टेस्ट की कवरेज 40% और ये 60% कवर करता है। अब समझो दोनों क्या है। देखो फॉर्मेटिव जो होता है FA, ये साल में 4 बार होता है, एक सब्जेक्ट का 4 बार होता है। कौन कौन से? FA1, FA2, FA3, FA4, 4 होता है साल में। ठीक है, और यहीं पे मैं सबमिटिव असेसमेंट की बात करूं, ठीक है, तो सबमिटिव असेसमेंट साल में 2 होते हैं। ठीक है, FA1 FA2 के बाद होता है सबमिटिव असेसमेंट 1, तीसरा टेस्ट बचेगा। ये पहले हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर FA3, फिर FA4, फिर होगा सबमिटिव असेसमेंट 2। तो इस तरीके से एक सब्जेक्ट के 4 फॉर्मेटिव असेसमेंट और 2 सबमिटिव असेसमेंट साल में होते हैं। ठीक है,
अब देखो ये जो है इतना, यानी कि 2 FA और 1 SE, ये कौन से टर्म में होते हैं वो समझो। अप्रैल में सेशन शुरू होता है, तो अप्रैल से लेकर सितंबर अक्टूबर तक सभी स्कूल्स फर्स्ट टर्म करा लेते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म। फिर ये हो गया दूसरा, FA3 FA4 और SA2, ये हो गया आपका वही अक्टूबर से लेकर मार्च तक, यानी कि इसको बोलेंगे सेकेंड सेकेंड टर्म। ठीक है। ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट्स हैं इनका नाम अलग अलग स्कूल में आप देखोगे किस नाम से, वीकली टेस्ट, पेरियोडिक टेस्ट, ठीक है, मंडे टेस्ट, किसी किसी नाम से जाने जाते हैं, क्लास टेस्ट, सो ऑन। ये सबमिटिव असेसमेंट 1 जो होता है ये होता है मिड टर्म एग्जाम, यानी कि हाफ ईयरली। ठीक है, मिड टर्म एग्जाम। ये सबमिटिव असेसमेंट जो होते हैं ये होता है फाइनल एग्जाम जो लास्ट में होता है। देखो अब एक एग्जाम्पल देके आपको समझाना चाहूंगी। यूनिट एक, जो बुक है उसमें 6 यूनिट है। ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में सिर्फ 1 यूनिट पढ़ाई गई इससे पहले और इसका टेस्ट हो गया। ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 में हमने सेकंड या थर्ड यूनिट, मान लो थर्ड यूनिट का टेस्ट ले लिया। ठीक है, सेकंड का नहीं लिया अभी तक। फॉर्मेटिव असेसमेंट में फर्स्ट यूनिट, फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 में थर्ड यूनिट। अब SA1 में हम क्या करेंगे, आधा सिलेबस मतलब कि शुरू की 3 यूनिट्स जो पढ़ाई गई है उनका टेस्ट बच्चे का होगा, मूल्यांकन होगा। और SA2 में बाकी का हाफ सिलेबस होगा। समझ रहे हो। अब FA में कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी लर्निंग हो रही है, ठीक है, उस हिसाब से डाल सकते हैं। ठीक है। अगर मैं मार्किंग की बात करूं, ये कितने कितने नंबर के होंगे, ठीक है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट समझना 4 है, 1 2 3 4, यही है। ये 10%, ये 10% पूरा, इनका मतलब परसेंटेज लास्ट में रिपोर्ट कार्ड में जब लिखते हैं तो सारे FA SS की इंक्लूडेड होती है। ये टोटल कितनी हो गई, 40%। सबमिटिव असेसमेंट 1 30%, सबमिटिव असेसमेंट 2 30%, कितना हो गया, 60%। और ये 40 + 60 100। तो इस तरीके से एक बच्चे का मूल्यांकन पूरे साल भर का होता है। ठीक है। देखो FA जो होता है ये लर्निंग के दौरान होता है। ठीक है, मतलब कि इस टाइम पे बच्चे की पढ़ाई भी चल रही होती है और उसका टेस्ट भी होता है। जनरली आपने देखा होगा जब FA होते हैं, वीकली टेस्ट वगैरह जब ये होते हैं, तो इस टाइम पे सुबह 8 से 10 बजे तक बच्चे का एग्जाम ले लिया जाता है और फिर 10 बजे से उसकी रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाती है, जो उसका टाइम टेबल होता है स्कूल में। ठीक है। लेकिन जब मिड टर्म यानी कि SA1 या फाइनल एग्जाम SA2 होते हैं, उस टाइम पे बच्चा सिर्फ एग्जाम देने के लिए स्कूल जाता है। ठीक है। वो 8 बजे जाएगा, 8 से 11 बजे तक का स्कूल होता है जनरली। कहने का तात्पर्य है फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग द लर्निंग होते हैं, लर्निंग के दौरान। ठीक है। और सबमिटिव असेसमेंट जो है ये एंड ऑफ लर्निंग होते हैं, इस टाइम पे लर्निंग रुक जाती है। मतलब इतना सिलेबस करा दिया बच्चे को, फिर उसका लर्निंग नहीं हो रही है, आगे और नहीं पढ़ा रहे हैं, एग्जाम ले रहे हैं। इतना पढ़ा दिया फिर एग्जाम ले रहे हैं। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग द लर्निंग, सबमिटिव असेसमेंट आफ्टर द लर्निंग। क्लियर। अब इसके कुछ एम्स भी हैं यहाँ पे। देखो CCE जो है इससे बच्चे को रिड्यूस होता है उसका स्ट्रेस। ठीक है। बच्चे की प्रेजेंस स्कूल में बढ़ जाती है, बच्चे को जो उसका टैलेंट होता है वो बाहर आता है। ऐसे में क्रिएटिव बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। बच्चा अपनी गलती पहचान पाता है। देखो रेगुलर टेस्ट हो रहा है तो बच्चा कहाँ गलत है कहाँ नहीं है वो बच्चे को भी पता चलेगा, उसके पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी, और उसका सुधार वहीं हो सकता है। क्योंकि साल में 4 फॉर्मेटिव और 2 सबमिटिव, कुल मिला के 6 टेस्ट हो रहे हैं एक सब्जेक्ट के, तो इसमें तो पता चल ही जाएगा बच्चा क्या गलती कर रहा है। समझ रहे हो।
इसके अलावा बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से होता है, बच्चा सही पाथ पे रहता है, उसकी लर्निंग प्रॉपर होती है, डेवलपमेंट प्रॉपर होती है। इसमें जो स्पेशल नीड्स के बच्चे होते हैं उनके लिए ये बड़ा अच्छा रहता है। ठीक है, अब टीचर जो है वो खुद भी पहचान पाती है कि भाई मैंने इस लेसन को पढ़ाने के लिए ये तरीका अपनाया था, ज्यादातर बच्चों ने एग्जाम में अच्छा नहीं किया, तो मतलब मेरे तरीके में कोई गलती है, तो टीचर वो ठीक कर सकती है। ठीक है, तो मतलब टीचर के भी अंदर के भी पोटेंशियल्स या उसके टीचिंग प्लान्स में इम्प्रूवमेंट हो सकती है। ठीक है, को क्या बच्चा किस चीज में इंटरेस्टेड है ये पता चलता है, बच्चे की लर्निंग प्रमोट होती है, तो ये कुछ इसकी एम्स है। एम्स बोल लो, नीड बोल लो। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव है, देखो बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, यानी कि बच्चे का हर प्रकार से विकास हो रहा है। दूसरा है बच्चों के अंदर स्ट्रेस कम हो, एग्जाम का फियर ना आए बच्चों के अंदर। पहले बहुत बच्चों को, क्योंकि साल में एक बार एग्जाम होता था, इतना सिलेबस पड़ा हुआ है, पूरे साल की परफॉर्मेंस उसी एग्जाम पे डिपेंड होती थी, तो स्ट्रेस रहता था, फियर डर रहता था एग्जाम्स का। पर अब तो 6 बार हो रहा है एग्जाम एक सब्जेक्ट का ही। अगर मान लो 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, अब हर एक का एग्जाम 6 बार हो रहा है साल में, तो 6 5 30 एग्जाम्स बच्चा साल में दे रहा है, और उसमें भी पोर्शन डिवाइडेड है, तो इससे बच्चे का स्ट्रेस हटता है, एग्जाम का फेयर हटता है। यहाँ पे बच्चा स्कॉलास्टिक और को स्कॉलास्टिक, यानी कि पढ़ाई और पढ़ाई के साथ जो अदर एक्टिविटीज है वो सब का मूल्यांकन बच्चे का हो रहा है, और वो सब रिपोर्ट कार्ड में जाएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई जाएगा। नेक्स्ट इज यहाँ पे बच्चा रेगुलर होगा, रेगुलर असेसमेंट दे रहा है, सिस्टमेटिक तरीके से असेसमेंट होगा क्योंकि रेगुलर पेपर्स हो रहे हैं। ठीक है, बच्चे को जो लर्निंग डिफिकल्टीज हैं, क्योंकि बार बार पेपर हो रहे हैं, तो पहले ही पकड़ी जा सकती है कि क्या चीज बच्चे को समझ नहीं आ रही, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, और उसी हिसाब से हम उसको टाइम रहते ही सपोर्ट दे सकते हैं। बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी आती है, टीचिंग लर्निंग में क्रिएटिविटी आती है, बच्चे की इम्प्रूवमेंट होती है उसकी परफॉर्मेंस, क्योंकि एग्जाम से बार बार फीडबैक मिलता रहता है, टीचर को, बच्चे को खुद को मिलता रहता है, उसके पेरेंट्स को मिलता रहता है, सब मिलके फिर काम कर सकते हैं आगे बच्चे की इम्प्रूवमेंट के लिए। यहाँ पे बच्चे के इंटरेस्ट, एबिलिटीज और एटीट्यूड पता चलता है कि भाई किस सब्जेक्ट के प्रति या किस काम के प्रति कितना है। ठीक है, इम्पोर्टेंस में भी हम सेम पॉइंट्स लिखेंगे, मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट्स अलग नहीं बताऊंगी आपको, वही पॉइंट्स है, थोड़ा सा आप लैंग्वेज चेंज करके लिख सकते हो कि इसके अंदर बच्चे को मोटिवेशन मिलता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, बच्चे का इमोशनल और पर्सनल डेवलपमेंट जो है वो अच्छा हो जाता है। और बस वही जो पहले पॉइंट्स किए हैं वही दोबारा रिपीट कर दो, थोड़ा सा वर्ड्स में चेंज करना है। ठीक है, तो यही था ये कंप्लीट टॉपिक, बहुत आसान टॉपिक है। जहां आपने वो चार्ट समझ लिया ना जो मैंने अभी समझाया आपको, वो बातें आप एक पैराग्राफ फॉर्म में लिखो भी, या एक टेबल बना के आप शो करो कि जैसे एफए की परसेंटेज कितनी है, इसके लिए एक टेबल बना सकते हो, फिर ऐसे के लिए एक अलग टेबल बना सकते हो। इस तरीके से थोड़ा सा अपने आंसर को और सिस्टमेटिक और बढ़िया तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, क्लियर हुआ होगा। एंड बाकी किसी और टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो, क्लास में कुछ भी थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। साथ में हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में ज़रूर डाउनलोड करें, क्योंकि वहाँ पे आपको अदर सब्जेक्ट्स या इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बाकी लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।